हेलो, वेलकम टू लाइटनिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ द 10th क्लास सीबीएसई स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट जब इस चैप्टर को देखते हैं सोचते पता नहीं क्या केमिकल रिएक्शन आने वाली है, मैं कैसे लिखूंगा उसको। वो डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और वो डर जाते हैं इस बात को लेकर के कि कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। फिर वो सबसे पहले इसको देखते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो उनका ध्यान जो है वो इस तरफ जाता है कि हाउ हाउ शुड आई डू, हाउ शुड आई स्टडी, कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना आए और जो मैं ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कवर कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम ब्रीफ में कवर करने के लिए इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। मेरी दो वीडियोस इसमें आएंगी और पहला पार्ट जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और दूसरा जो मेरा पार्ट है इसके इसी के अंदर बैलेंसिंग एटसेट्रा सब कवर हो जाएगा। मैं उसमें क्वेश्चंस भी लूंगा इंपॉर्टेंट, जिससे आप सीख सकेंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है क्वेश्चंस की, इक्वेशंस की। और सबसे पहले उससे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे कि इक्वेशंस यहाँ पे लिखी कैसे जाती हैं। तो ये सारा पार्ट मैं इसमें कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो मेरा वीडियो का होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर क्या होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, इससे हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं और एक्टिविटीज़ को आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई माइन्यूट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो कैसे हम उसको ट्रैक करेंगे, आप सभी कुछ मेरी इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद किसी वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। एंड दिस इज़ यूनिक हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। एनसीईआरटी के मैं एक एक पेजेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हर एक वीडियो में थ्योरी के बाद लूँगा। तो पहले थ्योरी को समझते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में अगर किसी की एज बोली जाती है कि राम की एज जो है वो श्याम से मान लीजिए कि 2 गुनी है, तो हम लोग ऐसे ही 2 गुना नहीं लिख देते हैं, डबल नहीं लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, राम की एज को एक्स मानते हैं और जो श्याम होते हैं उनकी एज को डबल ले लेते हैं या फिर एटसेट्रा करके इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले आएंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद आती है हमारी इक्वेशंस, यानी कि उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं और उनको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इतने पार्ट में बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब भी समर में कोई मिल्क जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है, तो बाहर छोड़ने से क्या होता है कि वो अगले दिन सोर हो जाता है, और सोर होने से क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस को नोटिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आयरन रोड तवा पेन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हम कुछ गेट्स को भी देखते हैं, या आयरन तवा वगैरह ये सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा, मॉन्यूमेंट्स के गेट्स होते हैं या फिर आपके घर का गेट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो जो है ब्राउनिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो वो भी कि कैप चेंज है, ऐसा चेंज क्यों हो रहा है हम हमेशा देखते आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग सोचते हैं। उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जब ग्रेप्स जो होते हैं वो फ्रेशली जब होते हैं तो वो जो है उनको जब छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए तो वो फ्रेश नहीं रह जाते, वो फर्मेंट हो जाते हैं। और जब हम उनको खाते हैं तो खाने से क्या होता है, रेंसिडिटी टाइप वो आती है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे ख़राब हो चुका है, इसका जो टेस्ट है वो हाईली सोर हो चुका है। तो इसका रीज़न क्या है ये भी हम समझेंगे। फूड इज़ कुक्ड, जब हम खाने को बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी मटेरियल हो उसका क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज हो रहा है। फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, हम लोग फूड खाते हैं और उससे क्या होता है कि हम लोग जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, हमें एनर्जी मिलती है। तो वो भी क्या क्या केमिकल चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं हम देखेंगे। वी रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि O2 अंदर जा रही है हमारी बॉडी की और CO2 बाहर आ रही है। ये भी एक केमिकल चेंज है जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इन ऑल अबाउट सिचुएशंस नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस इज समहाउ चेंज। मतलब इनिशियल जो हमने सब्सटेंस लिया है उसकी कुछ क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे आयरन होता है तो आयरन रस्टिंग के बाद क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। और मिल्क है वो सोर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फूड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कुकड होने के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। तो ये सब के सब क्या है कि कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंज हुआ है। और हम देख चुके हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब होता है कि जो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर आता है, और केमिकल चेंज होता है जब किसी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरी की पूरी
चेंज हो जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। ये हम लोग 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, लिखा हुआ भी है प्रीवियस क्लासेस। तो केमिकल चेंज जब अकर होता है, एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही होती है। मतलब कहीं भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। इसका मतलब एवरी केमिकल चेंज इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे जो हमें मिलता है वो ये मिलता है, एवरी केमिकल चेंज फॉलोज बाई ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि क्या होती है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती है। तो ये हमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिला है। उसके बाद कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है और इससे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने के लिए ज़रूरी है। ये एक्टिविटी क्या कह रही है? ये एक्टिविटी कह रही है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, इस ये जो टोंग है, टोंग इज ए टाइप ऑफ क्लिपर विच कैन होल्ड द रिबन विदाउट अफेक्टिंग आवर फिंगर्स व्हेन इट गेट बर्न। तो फिर उसके बाद पेयर ऑफ टोंग से इसको होल्ड किया, इसको हम लोग स्प्रिट लैंप में हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे। और बर्न करने पे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे ये बर्न होता रहता है, मतलब कि इसकी डिजलिंग फ्लेम होती है। तो डिजलिंग फ्लेम से ये मतलब जो फ्लेम होती है वो कभी रेड, येलो एटसेट्रा इस तरह की फ्लेम होती है, ये बर्न होता रहता है। और बर्न होने से ये पाउडर की फॉर्म में नीचे एक चाइना डिश के अंदर ये गिरता रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉच क्लॉथ ले लीजिए या फिर चाइना डिश ले लीजिए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व यहाँ पे मैं लिखूंगा मैग्नीशियम रिबन, आई एम राइटिंग लाइक दिस, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट। उससे के बाद क्या हुआ कि हमें मिलता है वाइट पाउडर इन चाइना डिश। चाइना डिश में, चाइना डिश ले लीजिए, या फिर यहाँ पे इसने क्या लिया हुआ है कि यहाँ पे वॉच ग्लास लिया हुआ है। हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे हमें एक वाइट पाउडर मिलता है किसके, मैग्नीशियम रिबन की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज मतलब आप देखेंगे कि ये जो वाइट पाउडर है ये पाउडर की फॉर्म में, और मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड 3/4 सेंटीमीटर के रिबन की फॉर्म में था। तो यहाँ पे यानी कि इसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, पूरी की पूरी चेंज हो गई है। इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आगे लूंगा, जब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सिम्बल्स क्या होते हैं, सिम्बल्स को कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज के अंदर भी ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि यू हैव ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन्स वन वाइट डिजलिंग फ्लेम चेंजेस टू वाइट पाउडर। मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है वो वाइट पाउडर में चेंज हो गया। आप चाहें तो इसी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं मेरे साथ साथ अपनी रेस्पेक्टिव बुक्स के अंदर या पीडीएफ के अंदर। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि जो पाउडर बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। उसके बाद कह रहा है फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन केमिकल एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ। इक्वेशन आप लोग अभी समझ लें कि ऐसा कुछ होता है। जब आप आगे चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, एस लिख दिया मैंने। उसके साथ O2 जो कि एक गैस है उसकी रिएक्शन हुई, और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पाउडर बना है, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी 1.2। ये कह रही है एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जब भी लेड नाइट्रेट लिया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक 1 लिखा, 2 में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 2, ये क्यों हो रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन आगे फिर आएगी। मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग क्या कर सकें, इसको नोट कर सकें ऐसा क्यों हुआ, ये रिएक्शन क्यों आ रही है, बस आप अभी देखते जाएं। PbNO2 जो है वो रिएक्शन किससे कर रहा है, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ। और यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरा PbI2 बनेगा।
और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, KNO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो PbI2 है वो येलो कलर का बनेगा। इसका मतलब हमें क्या होगा कि यहाँ पे जो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व येलो कलर PbI2 and this name is lead iodide। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये रिएक्शन आगे भी आएगी, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, तब इसको और ब्रीफली हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है अब वन एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। ये इसने यहाँ पे किया हुआ है, जिंक की कुछ ग्रेन्यूल्स लिए हैं इसने, ग्रेन्यूल्स इन द शेप, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, और इसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है। दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे दिया हुआ भी इसने। फिर ये कह रहा है कि इसके अंदर डाइल्यूट HCl हमने डाला हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है। और टच द ग्लास फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होगा, जब हम लोग लेबोरेटरी के अंदर इसको टच करेंगे, ऑन टचिंग क्या होगा, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक टेम्परेचर का चेंज होगा। इसका मतलब ऑन टचिंग इट विल फील हॉट, ये हॉट फील होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आगे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, ये तीनों एक्टिविटीज हमने देखी, मैंने तीनों यहाँ पे लिखी हुई है। ये कह रहा है वी कैन से एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे आपने देखा व्हाइट पाउडर बन रहा है, इससे पता लग गया। दूसरा यहाँ पे येलो कलर दिखाई देगा आपको जब आप इसको टेस्ट ट्यूब्स के अंदर करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है आपको पता लगेगा जब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये तो स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट चेंज का एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कार्बन को बर्न किया आपने, तो यहाँ पे CO2 बन गया। CO2 तो गैस है और कार्बन क्या है यहाँ पे, सॉलिड। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या पाते हैं कुछ टाइम बाद कि वहाँ पे ऐश बची है और बाकी क्या कन्वर्ट हो चुका है, CO2 अदर गैसेज में कन्वर्ट हो चुका है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल कौन सा है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे दिया, बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरह से जुड़ा हुआ है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल कौन सा है, ये वाला कि जिसके अंदर जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है, यहाँ पे इसके साथ हो रही है H2SO4 के साथ। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, H2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये सब क्या बता रहा है कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज के अंदर इन चारों में से कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो ये हमारे लर्निंग की पॉसिबिलिटी वो है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें जब पता लगेंगी तो यानी कि वहाँ पे क्या हुआ है कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद ये कह रहा है कि we observe there is a large variety of reaction taking place, we will study about the various type of chemical reaction symbolic representation in this chapter। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो अदर रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे और जो उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ पे किए हैं और आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ आगे चलते, कि आप लोग ये खुद लिख सकें। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, तो उस पर चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे, हम उसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसने बताया भी है कि मैग्नीशियम रिबन को आप लोगों ने क्या किया, बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज लॉन्ग, मतलब ऐसा आप बताओगे लंबा लंबा कि मैग्नीशियम बर्न हुआ, इंग्लिश में लिखोगे उसको, जरूरत नहीं है, बस आप एक इक्वेशन लिख दीजिए केमिस्ट्री के अंदर और वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूरी केमिकल इक्वेशन को बता देता है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जब भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से, और इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि ये रिएक्शन से पहले हम क्या लिखेंगे, किसी का भी मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से हुई, और उसने क्या बनाया, ऑक्साइड। दिस प्लस साइन इंडिकेट व्हाट, दिस प्लस साइन इंडिकेट, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो प्लस साइन मैंने लगाया है तो उसका मतलब क्या है
कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे बताता है कि रिएक्शन यहाँ से इधर जा रही है, यानी कि इस साइन से इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और इस एरो के साइन से जो इधर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बताया हुआ है कि दिस न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि एलएचएस साइड में जो प्लस साइन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, वो क्या साइन करता है, वो इंडिकेट करता है इनकी कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद आरएचएस साइड में क्या होता है कि जो प्लस साइन होता है वो बताता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, और प्लस साइन क्या बता रहा है, दोनों प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एरो हेड रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड द प्रोडक्ट्स शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो साइन है ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो यानी कि मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं जैसे A प्लस B, और यहाँ पे एरो हेड होता है, और यहाँ पे C प्लस D कुछ बन रहा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। ये एरो हेड बताता है प्रोसीड ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा है मुझे, और इसके बाद ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे इसने कुछ बताने की कोशिश की है कि इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं मैथमेटिकली, मतलब साइंटिफिकली। और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये सिंबल्स लिए हुए हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि किस तरह से हम इक्वेशंस को राइट करते हैं। तो इक्वेशंस को राइट करने के लिए जो सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो ये जो इधर लिया गया है ये क्या लिया गया है, ये लिया गया है वैलेंसी। उसके बाद जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनकी वैलेंसी 2 है, यहाँ पे आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि किनकी वैलेंसी 2 है और किनकी वैलेंसी 3 है। गाइज ये आपको याद करना है, इन सिंबल्स को आपको राइट करके बार बार प्रैक्टिस करना है। मतलब कि आप एक पेपर ले लें और उस पेपर में लेफ्ट हैंड साइड पे नाम लिखें और राइट हैंड साइड पे रिकॉल कर करके सिंबल्स की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए, क्योंकि रिएक्शंस पे डायरेक्ट आपको ये लिखने होंगे। सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है वो आयन की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसका सिंबल होता है Na पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। कहीं भी लिखता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या होगा, Na पॉजिटिव उसका सिंबल होगा। पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर जो है वो Cu+1 है। और कॉपर अगर कहीं पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ सेकंड है, तो वो कॉपर +2 होगा। ये प्लस, ये 1 और 2 यहाँ पे क्या बताता है, ये यहाँ पे बताता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है। तो यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं हम +1 है, और कहीं पे अगर कॉपर सेकंड में होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे Cu+2 होगा। हाइड्रोजन हमेशा H पॉजिटिव होगा। हाइड्राइड जो होगा वो H नेगेटिव होगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड के अंदर सोडियम क्या हो गया, Na पॉजिटिव, और हाइड्राइड क्या हो गया, H नेगेटिव। तो आपको ये याद रखना है। क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, Cl नेगेटिव। ब्रोमाइड जो है वो Br नेगेटिव, और आयोडाइड जो होता है वो I नेगेटिव होता है। तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो आपको बार बार यूज करने होंगे इस चैप्टर के अंदर। अमोनियम, अमोनियम जो होता है हमें पढ़ा है कि जो अमोनिया होता है वो अमोनिया होता है NH3। NH3 से ही अमोनियम बनता है, और ये अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। ओके। हाइड्रोक्साइड दैट इज OH नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम आ गया होगा आपको, उससे पहले मैं कार्बोनेट बता देता हूँ। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है और कार्बोनेट से एक वैलेंसी निकल जाती है नेगेटिव, तो ये होता है HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट होगा CO3 2 नेगेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद सल्फाइट ITE एंड दैट इज सल्फेट ATE। ये केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर होते हैं। जो आइट होते हैं उनके अंदर 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, और जो सल्फेट होते हैं वो SO4 2 नेगेटिव होंगे। ज़्यादातर हमारा जो यूज़ होता है आपके सिलेबस में वो सल्फेट यूज़ होता है। ओके, तो इनके डिफरेंस को भी आप लोग याद रखें। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड के अंदर, ऑक्साइड के अंदर, दैट इज ऑक्साइड O2 नेगेटिव, दो नेगेटिव यानी कि 2 वैलेंसी है। सल्फाइड जो है आपने देखा ये सल्फाइड है, SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और जो सल्फाइड होगा सल्फाइड दैट इज S2 नेगेटिव। तो ये S2 नेगेटिव क्या होता है, ये हमारा सल्फाइड होता है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2,
जिंक, जिंक प्लस 2, आयरन, आयरन यहाँ पे प्लस 2 है तो Fe+2। अगर कहीं पे आयरन क्या दिया होगा, आयरन 3 दिया होगा, तो ये आयरन 3 क्या होगा, Fe+3। कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो इसका नाम होता है वो फेरस होता है, आप वर्ड्स में याद रखें। और यहाँ पे जो इसका नाम होता है वो फेरिक होता है। ओके, तो फेरिक कहीं भी यूज करे तो Fe+3 हो गया, और फेरस कहीं पे यूज करता है तो वो क्या हो जाता है, वो Fe+2 होता है। कॉपर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि +2 में इसने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने उसको यहाँ पे भी बता चुका हूँ ताकि आप लोगों को कोरिलेशन से ये याद रहे। उसके बाद हम चलते हैं 3 वैलेंसी वालों की तरफ। एल्यूमिनियम है, Al+3 होगा। उसके बाद आयरन है, यहाँ पे Fe+3। नाम के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो फेरिक और फेरस में। उसके बाद नाइट्राइड है, नाइट्राइड आप याद रखें, N3 नेगेटिव होगा, IDE। उसके बाद ये फोस्फेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत से स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, तो याद रखें PO4 3 नेगेटिव। इसकी जो वैलेंसी है वो 3 नेगेटिव है, मतलब फॉस्फेट जो है वो 3 ऊपर अपने नेगेटिव रखता है, जैसे सल्फेट में SO4 क्या रखता है, 2 नेगेटिव रखता है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आप लोग याद करें, और इन सिंबल्स से ही रिएक्शंस लिखी जाती हैं, जैसा कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जिसके अंदर वो कह रहा है राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग अब केमिकल रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करेंगे, कि जो केमिकल साइन हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़े हैं उनको वर्ड्स से कैसे यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ थ्योरी भी इसने बोली है, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल फॉर्मूले को यूज करते हैं एज कंपेयर टू वर्ड्स को। तो रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एटसेट्रा, यू सी हियर इट इज आल्सो सेइंग दैट वी हैव टू रिकॉल दोज साइंस विच आई हैव गिवन। वो आप मेरी पिछली स्लाइड में जाकर के वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है रिकॉल द फॉर्मूला, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन कैसे बनी, ये इक्वेशन ऐसे बनी कि मैग्नीशियम था और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम जो था उसके में कितने ऊपर कितना चार्ज बताया था मैंने, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज था, +2। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 था, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके अंदर ये मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड वर्ड है, ऑक्साइड इज फॉर O2 नेगेटिव, मैग्नीशियम हेयर इज फॉर Mg+2। और यहाँ पे ये Mg+2 नहीं आया, उसका रीजन क्योंकि मैग्नीशियम ने अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। रिएक्टेंट साइड क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट अभी नहीं बनाया है तो वो साइड किस तरफ आती है, लेफ्ट हैंड साइड आती है। तो चूंकि अभी इसने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ये अभी नेसेंट स्टेट में है, मतलब कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, तो इसीलिए Mg ही रहेगा, Mg+2 नहीं बनेगा। तो उधर प्रोडक्ट बनेगा तो Mg+2, और दोनों के दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा सिंबल क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। अब इसके अंदर बात आती है कि बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो बैलेंसिंग नहीं होती। बैलेंसिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, बैलेंसिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो LHS का जो मास होता है वो कभी RHS के इक्वल बहुत कम होता है कि हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के अंदर हम देखेंगे कि एटम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बैलेंस करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि जो रिएक्शंस हैं उनके एटम्स कम हैं, आगे देखेंगे हम लोग, और राइट हैंड साइड पे ज़्यादा हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ये ले रहा हूँ, अब देखिए इधर की यहाँ पे आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और ये Fe3O4 बना रहा है, और साथ में क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, यहाँ पे आयरन का कितना एटम है, 1 एटम है। H2O, H2O के अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम है, 4 एटम। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 एटम है। उसका मतलब बैलेंस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे आयरन हैं वो कम हैं, राइट हैंड साइड पे ज़्यादा हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, उनकी बैलेंसिंग को भी सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसने कहा है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर जिंक सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन। उससे पहले यहाँ पे इसने थ्योरी भी दी हुई है कि रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन
टोटल मास जो होता है वो बैलेंस नहीं होता। जैसे आयरन का, ऑक्सीजन का इधर मास क्या है, ज़्यादा होगा राइट हैंड साइड पे, एटम्स जिधर ज़्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे एटम्स कम है वहाँ पे क्या होगा, मास कम होगा। तो जो ड्यू टू दीज रीजंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वर्ड से पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल्स को यूज़ करके, सिंबल्स को यूज़ करके हम पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के अंदर यहाँ पे इसने बताया हुआ भी है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन को चेक करते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है, 1, तो यहाँ पे इसने टेबल भी बनाई हुई है, 1 है। राइट हैंड साइड पे जिंक कितना है, एक एटम है, ये भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम्स है, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं। सल्फेट जो है उसके अंदर जो सल्फर एटम है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, इधर भी कितने हैं, 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम है, तो ऑक्सीजन के भी 4 एटम है और 4 एटम है। हाइड्रोजन हमने देख लिया कि कितने एटम है, 2 एटम है। तो ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, तो जब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंसिंग का क्या नहीं करना पड़ेगा हमें, इसको अनबैलेंस नहीं, मतलब हम लोगों को ऑलरेडी बैलेंस मिल गई है तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि इस तरह से हम चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जहाँ उसने ये रिएक्शन हमें दी हुई है और ये कैसी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग के इसने स्टेप्स दिए हुए हैं, इसी है कि इसने यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए हुए हैं और इन स्टेप्स का यूज़ करते हैं हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि सबसे स्टेप वन के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बॉक्सेस को बनाना है इनके चारों तरफ। कुछ स्टूडेंट्स बॉक्सेस बना भी सकते हैं, कुछ को ज़रूरत भी नहीं है बनाने की, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इनिशियली हमें यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं और इसको कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं करना है। मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 मत करना, यहाँ पे H2 है तो इसको H4 मत करना। और फिर हम अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द बॉक्स। तो बॉक्स में जब हमने देखा तो यहाँ पे Fe का कितना एटम है, एक एटम है, एक है। राइट हैंड साइड में Fe के कितने एटम है, 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, यहाँ पे 2 हैं। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में हाइड्रोजन की तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे Fe की इक्वल नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम लोगों ने अभी देखा है जस्ट कि कौन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिसके हों आप क्या करें, उसको बैलेंस करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसने जो क्राइटेरिया यूज़ किया Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो इसने यहाँ पे किसको बैलेंस किया है, इसने Fe3O4 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट किया है इसको बैलेंस करना। तो सबसे पहले किसको बैलेंस कर रहा है, ये ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने के लिए आप देखिए राइट हैंड साइड के अंदर, जैसे मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, पहला स्टेप हो गया Fe प्लस H2O, उसके बाद Fe3O4, और उसके साथ यहाँ पे क्या आ गया, H2 आ गया। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो मल्टीप्लाई LHS H2O बाई 4। LHS H2O को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे 4 लिख दिया। और 4 लिखने से यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, LHS में 4, और यहाँ पे RHS में भी कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है स्टेप 4, फाइंड Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। हम देख रहे हैं Fe जो है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन जो है वो अब कितनी हो गई है, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हो गई है। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 2, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है।
तो अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? जो हमने पहली बात तो ये कि जो हमने बैलेंस कर लिया है उसको दोबारा बैलेंस नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि इस बार इसमें इसी H2O में जो 4 की मल्टीप्लाई की है तो आप इसी को 8 कर दो या 6 कर दो, जो हो गया। अलग आइटम्स को देखना है, मतलब जो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो उसको छोड़ दो। उसके बाद चलो नेक्स्ट आइटम क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने किसको बैलेंस किया। हम लोगों ने यहाँ पे Fe को बैलेंस किया। तो Fe को जब हमने बैलेंस किया, या आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन को यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए LHS में हम देखते हैं कि कितनी हाइड्रोजन है। LHS में जो हाइड्रोजन है वो 4 2 जा 8 है, और RHS में कितनी हाइड्रोजन है, 2। तो RHS को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। तो मल्टीप्लाई RHS H2 बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, रिएक्शन बन गई Fe प्लस 4H2O, फिर ये बना रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पे हमारी क्या रिएक्शन बन गई है, 4H2 बन गई, जो कि इसने यहाँ तक हमारा किया हुआ भी है। तो इसका मतलब हमने किसको बैलेंस किया, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन कैसे बैलेंस होगा। तो फोर्थ स्टेप जो है वो क्या बचा हुआ है लास्ट हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग आयरन, बैलेंसिंग Fe। तो Fe को कैसे बैलेंस करेंगे, Fe को बैलेंस करने के लिए LHS में जो Fe है वो कितना है, 1। RHS में जो Fe है वो कितना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 एटम्स हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, LHS में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 3 की मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, इससे क्या हाइड्रोजन में कोई चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई होगी। इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, इसमें ऑक्सीजन में कोई चेंज आएगा नहीं। तो मल्टीप्लाई मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, LHS Fe बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब गाइज आप देखें यहाँ पे मैच करके, आयरन जो है वो कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 3, राइट हैंड साइड में कितना है 3। हाइड्रोजन जो है वो 4 2 जा 8 है, तो हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है। ऑक्सीजन कितनी है 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई, पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बैलेंस, ये पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसे आप बॉक्स में रखें। तो ये हमारे रिएक्शन का तरीका है। इसमें ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम आप लोगों को भी पता लगेगी। तो आप मेरी वो ट्रिक याद रख लें, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको कि फर्स्ट बैलेंस, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सारे एटम से पहले किसको बैलेंस करें आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो इससे क्वेश्चन करना आपका बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद किसको बैलेंस किया हम लोगों ने, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और उसके बाद रेस्ट जो आइटम्स हैं, मतलब रेस्ट जो एटम्स हैं उनको क्या किया हम लोगों ने, बैलेंस किया। तो यहाँ पे इस तरह से इसने पूरी प्रोसेस बताई हुई है, जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे इसने इस स्टेप तक का ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो पूरी रिएक्शन जो मैंने बैलेंस की थी वो कहाँ तक आ गई थी, स्टेप 4 तक। स्टेप 5 हमने कर लिया, Fe को बैलेंस कर लिया, और स्टेप 4 जो क्या था, मेरी पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शन मैंने स्टेप 4 में जैसे किया था, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है लिखते हुए। इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, बॉक्सेस भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है लिखते हुए, वैसे ही करना है। तो अब ये होने के बाद एक चीज़ और बचती है, दैट इज राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। मतलब जो उनकी फिजिकल स्टेट्स होती है, कोई गैस है, लिक्विड है, एटसेट्रा क्या है, वो हमें लिखनी होती है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इसने यही बोला हुआ है कि हम लोग गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट को सब बताते हैं, और उनके सिंबल क्या होते हैं, गैस, लिक्विड, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन वाटर के अंदर है, एंड सॉलिड जो सॉलिड है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 3Fe, तो मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, H2O गैसियस स्टेट में था, और Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है, और मैंने हाइड्रोजन को भी क्या लिख दिया, गैसियस स्टेट में लिख दिया। तो ये मेरी परफेक्ट क्या हो गई, पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई।
अब उसके बाद इसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे और ऐड किया है। वो क्या ऐड किया है इसने कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन इंडिकेटेड अबव बिलो एरो इन द इक्वेशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल भी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या स्पेशल है, 340 एटीएम। 340 एटीएम एक प्रेशर की यूनिट, एटीएम प्रेशर की यूनिट है। 340 एटीएम मतलब 340 एटीएम पे ही रिएक्शन हो रही होगी, तो इसलिए भी हम लिखते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया तो रिएक्शन हो सकता है कि सर्टेन अमाउंट में रिएक्ट प्रोडक्ट ना दे, या फिर कोई और चेंजेस इसके अंदर हमें देखने को मिले। उसके बाद जैसे कि हमारी क्या रिएक्शन होती है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होती है, ग्लूकोज। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये रिएक्शन आप हमेशा याद रखें, दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये प्लांट्स में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्लांट्स में होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसे याद कर लें आप, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है कि CO2 जो है जो प्लांट लेते हैं वो किसके साथ कंबाइन होती है, जो वाटर होता है लिक्विड, और कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि MCQs वगैरह में डायरेक्ट पूछेगा। तो इसके याद करने की जो ट्रिक है वो आप याद रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2:1 में है, यानी कि 6 यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो C1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, C6H12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O6 हो जाएगा। तो दिस इज C6H12O6। तो 1:1 के साथ है ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और 6 से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन स्टेप्स का फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग से रिलेटेड और इक्वेशन से रिलेटेड, वो मैं करने जा रहा हूँ। इसने कहा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन बनाइए इनकी, और फिर उसके बाद कह रहा है एंड देन बैलेंस देम। उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए कर रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है किसके साथ, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, कंबाइन। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या है, NH3। इसको आप लोग याद कर लें कि ये अमोनिया। अभी तो मैं इसको किस में लिख रहा हूँ, मैं इसको वर्ड्स में लिख रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट इज अमोनिया। कुछ गाइस हम लोगों को जो कंपाउंड की फॉर्मेशन के फॉर्मूला हैं वो याद करने होंगे, जैसे मैंने भी ग्लूकोज का बताया, तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। हायर क्लासेस में आप समझेंगे कि वो बनते कैसे हैं। अब हाइड्रोजन गैस, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2। और दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, ये हमारा अमोनिया बना रहे हैं, NH3। ये तीनों के तीनों गैसेस स्टेट में होते हैं। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट, नाइट्रोजन गैसेस स्टेट, और यहाँ पे क्या आ गया, NH3, जो कि किस में, गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पे अब मैंने देखा कि क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। आप देखिए बैलेंस क्यों नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, बैलेंसिंग के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था कि आप किसको बैलेंस करें, आप जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो यहाँ पे बैलेंसिंग नंबर 1, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS में जो हाइड्रोजन है वो कितने एटम्स है, 2। और RHS में जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, 3। तो अब आप देखिए कि 2 से मैं 3 तो नहीं बना सकता किसी चीज की मल्टीप्लाई करके, और 3 से मैं किसी चीज की मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बना सकता। ऐसा क्या नंबर है जो 3 और 2 में आता है। तो आप हमेशा याद रखें मैथ्स की ट्रिक कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब उल्टा, जैसे 3 और 2 का क्या एलसीएम होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो उल्टी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा 6 है
तो 6 यहाँ पे आ नहीं सकता, 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें लिखना है मल्टीप्लाई LHS हाइड्रोजन बाई 3 एंड RHS हाइड्रोजन बाई 2। तो RHS में जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, NH3 की फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे जब किया तो क्या लिखा, LHS को 3 से, यानी कि 3H2 प्लस N2, और ये किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है। और ये क्या बन गया इधर, क्योंकि मैंने RHS को भी किससे मल्टीप्लाई किया है, RHS को 2 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 2NH3। ये किस में आ गया, गैसेस स्टेट में। अब आप देखिए क्या ये बैलेंस है, ये बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, नाइट्रोजन। मैंने ये एल्शियम वाली चीज़ आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि एल्शियम वाली चीज़ से आप लोगों को ये पता लगेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी है। कोई भी एक बीच का नंबर ऐसा नहीं है कि 3 और 2 से कि जो क्या कर सके, इसको बैलेंस कर सके। ओके, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो हमें लिख देना है बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है। ओके, इसको बॉक्स में पुट कर देना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है हमसे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो गैस इन बर्न्स इन एयर, ये एयर का क्या मतलब होता है, इस एयर का मतलब O2 होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे निकाला, मैं यहाँ रफ में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड का मैंने आप लोगों को जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि सल्फाइड क्या होता है, S2 नेगेटिव, जिसके याद होगा वो डायरेक्ट बना देगा। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 वैलेंसी के लिए कितनी वैलेंसी चाहिए हाइड्रोजन की, क्योंकि इसकी 1 होती है, तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले मैं वर्ड्स पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एयर, एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर्म्स टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। H2O को पहले मैं वाटर के फॉर्म में लिख देता हूँ, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या लिख दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, मैंने यहाँ पे बताया सल्फाइड के फॉर्मूले के साथ हमने क्या लिखा, H2S प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गैस, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होगा, O2 गैस हो गया। उसके बाद जो वाटर है H2O, ये लिक्विड स्टेट में होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, आप देखिए क्या मतलब है इस बात का, ऑक्साइड जो होती है उसे डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और वो होती है O2 नेगेटिव। मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को ये फॉर्मूलेस बताए थे, वहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट समझाया था, उसको याद करना है आपको। उसके और सल्फर है, तो सल्फर क्या होगा, SO2। तो सल्फर के साथ क्या बना लेगा, ये सल्फर SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और ये क्या हो जाएगी, हमारी गैस हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं, क्योंकि बैलेंस भी करने को उसने बोला है कि राइट द इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अब बैलेंस के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑलरेडी इधर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग LHS में लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रोजन कितनी है, वो मेरे पास 2 है, और ये किसके अंदर है, H2S के। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 2 है, ये किसके अंदर है, O2 के। और यहाँ पे जो हमारा सल्फर है वो कितना है, 1, और ये किसके अंदर देख रहा हूँ मैं, H2S के अंदर। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे है RHS में, जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, वो भी मेरे पास 2 है, और वो किसके अंदर है, H2O के। मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, वो यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन कितनी है, 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 कैसे है, यहाँ पे SO2 के अंदर है, और दूसरा किसके अंदर है, H2O के अंदर है। और दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में है, 1, और यहाँ पे वो किसके अंदर है, SO2। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है।
तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको, ये 2 है और यहाँ पे H2O है और ये O2 है, तो मैं यहाँ पे इसे 3/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर आप इंटीजर से कर सकते हैं। इंटीजर से करने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे जो सल्फर है उसको चेंज कर लें। तो यहाँ पे हम लोग देखें बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए चूंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है मैंने उसे क्या किया, 2 बना लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन को भी क्या बना लूंगा, मैं 2 बना लूंगा, और सल्फर को भी यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बैलेंसिंग के लिए LHS के अंदर एंड RHS के अंदर मैंने इसको चेंज किया। और चेंज कैसे किया कि बैलेंस, सबसे पहले हम किसे करेंगे, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला स्टेप लिखा बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन में दोनों तरफ LHS में मल्टीप्लाई कर दी किसकी, 2 की, और राइट हैंड साइड पे भी किसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 की। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 इन H2O इन RHS, मल्टीप्लाई 2 इन RHS H2O and SO2 and 3 in LHSO2। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना है, इक्वल नंबर लेके आना है। तो RHS की H2O में जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो H2O से एटम्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, मुझे 3 से करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन जो होगी ऑक्सीजन को बैलेंस करके वो क्या होगी, H2S गैसेस स्टेट प्लस 3O2 गैसेस स्टेट, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2H2O लिक्विड स्टेट प्लस 2SO2, और ये किस में है, गैसेस स्टेट। अब आप देखिए कि यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 4। तो 4 + 2 कितना हो गया, RHS में 6 हो गया, और LHS में भी कितनी है, 3 × 2 = 6। तो ऑक्सीजन पूरी बैलेंस है। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, हमारे पास बचता है हाइड्रोजन और सल्फर। तो सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि क्या हाइड्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद किसे बैलेंस करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे LHS में कितनी है, LHS के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, 2 है वो किसके अंदर, H2S के अंदर। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है RHS में वो कितनी है, RHS में हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 है, इसके अंदर H2O के अंदर। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 इन LHS H2S। जो LHS में H2S है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 की, ताकि मेरी कितनी हो जाए, ये H2S से 4 हो जाए हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे किया, तो ये हो गया 2H2S गैस प्लस 3O2 गैस, और ये मेरे पास कितना हो गया, 2H2O लिक्विड प्लस 2SO2 गैस। अब हमारे पास बैलेंसिंग के लिए क्या बचा हुआ है, सल्फर। सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर जो है मेरे पास वो यहाँ पे कितना है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे भी सल्फर कितना है मेरे पास, सॉरी 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2। तो सल्फर को देखते हैं दोनों की तरफ कितना है, यहाँ पे 2 ही है। तो हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस। बैलेंस कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हमने किसे बैलेंस किया, हमने हाइड्रोजन को किया, और सल्फर अपने आप हो गया। तो हमें लिख देना बैलेंस रिएक्शन इज इक्वल टू 2H2S गैस, 3O2 गैस, 2H2O लिक्विड प्लस 2SO2 गैस।
तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पूरा बैलेंस कर दिया और हमने इसके नाम भी लिख दिए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है कि हम करते चले जाएं। आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है ये स्किप कर सकते हैं। स्किप इसलिए कर सकते हैं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया। इसको आप लोग चाहे साइड बाय साइड रफ में कर सकते हैं, और रफ में करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कह रहा है बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो पहली इक्वेशन क्या है, HNO3, वो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O। तो सॉल्यूशन पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। ए HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितनी ऑक्सीजन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे HNO3 के अंदर 3 है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 है, और ये कितनी हो गई टोटल 5। RHS के अंदर कितनी है, RHS के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कितनी है, 3 × 2 6 है, और यहाँ पे H2O से कितनी है 1, तो ये कितनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे HNO3 है और H2O है, CaOH2 कैल्शियम नाइट्रेट है। तो LHS में 5 है और यहाँ पे कितनी है 7। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मैं ऑक्सीजन मेरी क्या है, इवन नंबर में है। उसके बाद यहाँ पे भी मेरी ऑक्सीजन किस में, इवन नंबर में है। यहाँ पे जो मेरी ऑक्सीजन है वो ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में होने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मैं दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2HNO3, तो मल्टीप्लाई HNO3 by 2 in LHS and H2O in RHS by 2। दोनों को ही मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस 2H2O। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, ऑक्सीजन मेरी हो गई 6, 3 × 2 = 6। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, तो ये हो गई 8। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन देखता हूँ 3 × 2 = 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 8। यानी कि हमने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं चलता हूँ। सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन बैलेंस है या फिर क्या इसके अंदर अनबैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन में देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है 2, फिर यहाँ पे 2 हो गई तो 4 हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है। तो हाइड्रोजन मेरी बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को क्या नहीं करेंगे, हम बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद अदर एटम्स देखते हैं। तो यहाँ पे चाहे मैं लिख भी सकता हूँ हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब हम देखेंगे अदर कोई एटम ऐसा है क्या जो बैलेंस नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम है वो 1 है, कैल्शियम भी 1 है। तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड एंड ऑल अदर एटम्स 2। तो और अदर एटम्स भी हैं वो भी हमारे बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पे 2HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस 2H2O। तो ये हमारी की पूरी बैलेंस रिएक्शन है, इसे हम क्या कर देंगे बॉक्स
तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल के अंदर भी या सिंपल मैथमेटिकली सोचते हुए भी आपको आगे बढ़ना हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और फिर इसको बैलेंस करना है। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जो बैलेंस हो जाता है फिर उसको हम लिख देते हैं ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि चेक तो करेंगे हमें तो एकदम से पता नहीं लगेगा, तो हम उसको फिर पूरी तरह से ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट कह रहा है NaOH प्लस H2SO4 हमें क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन में देख रहा हूँ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 5 हो गई। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। उसके बाद मैं देखता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है मेरे पास यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर की तरफ कितनी है, 2 + 1 मेरे पास 3 है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैलेंसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन बैलेंस है तो मैं उससे स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हमने देखा तो क्या मिला, LHS में हाइड्रोजन है 1 जो कि NaOH से है, प्लस 2 जो कि किससे है, H2SO4 से, और वो कितनी हो गई हमारे पास 3। RHS के अंदर कितनी है, ये मैं आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, आप चाहे तो उसको एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। RHS के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है वो कितनी है, वो हमारे पास 2 है, वो किससे है, H2। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 4 हो जाएगी। 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम नंबर तो 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गई। और यहाँ पे ये 2 है तो इधर भी किससे करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई NaOH इन LHS by 2 and H2O in RHS by 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 NaOH प्लस H2SO4। हम देख रहे हैं कि कितनी हो गई हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो गई। उसके बाद Na2SO4 एंड 2H2। अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब उसके बाद हम किस पे चलेंगे, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए LHS में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 2 एंड 4, 6 हो गया। उसके बाद इधर कितनी है, 4 और 2, ये 6 है, तो हम लिख देंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड। हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद थर्ड, अदर एटम्स। जो हमारे अदर एटम्स है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है, अदर एटम्स का। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम इधर भी 2 है। उसके बाद यहाँ पे सल्फर है 1 और सल्फर भी 1 है। तो हमारे पास इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। तो यहाँ पे भी ये क्या है, बैलेंस्ड। तो हम लिख देंगे बैलेंस रिएक्शन इज इक्वल टू 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप भी रिप्रेजेंटेशन करना है। आप चाहे तो ये सब स्टेप्स जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया है। आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इस पे जाएंगे, आप रफ में देख लेंगे कि कितना क्या बैलेंस करना है। क्या पहले हाइड्रोजन करेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे कितना कमी किसकी तरफ है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन जो कि पहले से ही बैलेंस्ड है, अदर एटम्स भी पहले से ही बैलेंस है जो मैं चेक करूंगा, और फिर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूंगा। सेम स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, आप चाहे तो इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं। तो देखा हमने गाइस किस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।